तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज पता ही आप सबको 1 बजे बैच शुरू होगा। जिन बच्चों को आप में से किसी को करना है, अभी नहीं करेगा कोई, वो कैब खत्म हो गया इस बैच में? अच्छा, पूछना था, पूछ पाछ करना है ना। लाइए जरा किताब लाइए। नहीं नहीं, पूछूंगा दो, पूछूंगा, कोई विकल्प नहीं है। देखो, एक बात ऑलवेज याद रखो माइंड में। हाँ, लेसन फर्स्ट हुआ है, लेसन 1 और उधर 134। हाँ, तीनों है। चलो एक करके, चलो बताओ। देखो, वो कैब से आप डरो मत, है ना। जिस काम को करने में आपको बोरिंग लगता हो वही सफल दिलाएगा, ठीक है ना। और पढ़ाई जो होती है, पढ़ाई के लिए मोटिवेशन चाहिए, बस में रहो। जिसमें मोटिवेशन नहीं चाहिए वो हर व्यक्ति करता है, लेकिन पढ़ाई मन से एक अलग चीज है। पढ़ने का मन किसी को नहीं करता है, किसी व्यक्ति को पढ़ने का मन नहीं करता है। तो इसके लिए मोटिवेशन की आवश्यकता है ना। तो आपको बताऊंगा, आज मैं 1 बजे लाइव आऊंगा, तो आप आना, उसमें कुछ पॉइंट बताऊंगा। कंटिन्यू क्या कर लेगा यूट्यूब में, देखो यूट्यूब का व्यू नहीं बढ़ाएगा। फेस टू फेस तो सेमिनार में आना फिर। चलो, वो क्या, पहले तुम ही खड़ा हो जाओ, बोलो। तुम बहुत आसान वर्ड बोलो। इफेक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? इफेक्ट का, अरे तो इफेक्ट का हिंदी क्या होता है? तो इसका सिनोनिम निकालो दिमाग से। रिजल्ट है ना जी, इंप्रेशन। तब तो अपने आप से निकालो ना, अच्छी बात है। चलो दूसरा बोलो, डिवाइस और डिवाइस में क्या अंतर है? दोनों के साउंड में हल्का सा अंतर होगा। इसमें सी होगा, इसको सा पर डिवाइस, और इसमें एसी होगा, हल्का सा सा में जा लगा देना, डिवाइस। ठीक है, बैठो। चलो पीछे से तुम खड़े हो जाओ। बोलो, डेलिबरेट का मतलब? आई डिड इट डेलिबरेटली, जानबूझ के करना। सावधान है हिंदी इसका, जानबूझ करके करना। कॉम्पनसेट, फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल भयंकर। चलिए, बहुत सुंदर तैयारी। यहां से आगे से तुम खड़े हो जाओ बालिके। कल आई थी पढ़ने, कल कहानी सुनाया था, तो कहानी सुनने में अच्छा लगा था, तो याद हो गया होगा तुमको। तुम्हारा मन कह रहा है कि याद नहीं है, लेकिन तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड को मैं पढ़ रहा हूं, तुमको याद है। ये मेरी तरफ देखो, तुमसे पूछ रहा हूं, उसको बताना क्या होता है। ग्रेटिफाई का मतलब? गाइज का मतलब? गाइज। ह्यूमिलिएट, बैठो, रिवीजन नहीं किया घर पे। चलो वहां से खड़े हो जाओ बालिके। ह्यूमिलिएट का मतलब? ग्रेटिफाई, बहुत बढ़िया। गाइज, रूप ढंग, है ना। तो वर्ड जो है डेली यूज भी होता है, ग्रेटिफिकेशन, संतुष्टि। हाँ, अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर है? तुमने उल्टा बोल दिया। अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, प्रभाव डालना, और इफेक्ट मतलब रिजल्ट या परिणाम। डिवाइस और डिवाइस में क्या अंतर है? बहुत, बैठ जाओ। चलो जी, वहां से 2 बच्चे आगे से खड़े हो जाइए। बोलो, हेरेडिटरी का मतलब? गाइज का मतलब? डेलिबरेट का मतलब? बहुत बड़े, पीछे से खड़े हो जाइए, उसके पीछे। ग्रेटिफाई, गाइज, 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 GUIC, रूप ढंग। बैठो। तुम लोग इसलिए दूर बैठते हो, कितना पूछेंगे सर, हैं? आगे से लड़की। बोलो, फ्लेक्सिबल का सिनोनिम्स क्या होगा? एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होगा? ग्रेटिफाई का सिनोनिम्स। बैठो, आप खड़े हो जाओ। मोबाइल, वो बच्चा ऐप में, क्रांतिकारी ऐप में, वो जो है, हाँ ठीक, बिस्तर पर रहा, बेड से नीचे उतरो, चेयर से नीचे उतरो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ठीक है। चलो तुम खड़े हो जाओ, यहाँ से हट, कहो महीना में 1 दिन आता है, नहीं करता है, हट। पढ़ लिखे का है, रिजल्ट कैसे होगा? अकॉम्प्लिशमेंट। टिक है तेरे पास? टिक कहते, टिक समझते हो? टिक, टिक दिखा पीछे, ठीक नहीं है? कहां घर तुम्हारा?
तो एंटीना है ही तेरे पास, तो कैसे? बिना एंटीना का रिसीवर कैसे होगा? एंटीना चाहिए ना जी। हैं? क्या है? बुक नहीं है तो इसमें धर्मेंद्र से क्या गलती है? बुक नहीं है, तुमने पैसा पूरा दिया है तो फ्री में किताब मिला होगा तुमको, खरीद लो फिर से दोबारा, प्रिंटिंग कॉस्ट दिलवा दूंगा। तब बैठो, कल पढ़ ना। हाँ चलो, मास्क पे खड़े हो जाओ। बोलो डिंजी का मतलब तुम बताया जी, तो बोलो हाँ खड़े रहो तुम। इफेक्ट का मतलब कॉम्पेंसेट का मतलब क्षतिपूर्ति। बैठो यहां तीनों खड़े हो, त्रिमूर्ति। पूछूंगा बेटा सब, छोड़ूंगा किसी को नहीं। बोलो फॉर्मिडेबल, साइनो बोलो, सिनोनिम्स बोलो, सिनोनिम्स। फॉर्मिडेबल का सिनोनिम्स बोलो। पहले हिंदी बताओ इसका क्या होता है? भयंकर। तो जब कहानी सुना होगा कि अपना ड्रेस तो डाउंटिंग, टफ, डिफिकल्ट, ठीक है ना? इसमें पढ़ा नहीं है कोई। बैठो चलो बोलो तो फिर, डिवाइस और डिवाइस में क्या अंतर है? दोनों का बोलो सिनोनिम्स। डिवाइस का ये डिवाइस है कि नहीं? तो क्या है? एपरेटस टाइप का है, गैजेट है, बहुत बढ़िया। और डिवाइस का मतलब इन्वेंशन करना, डेवलप करना, डिस्कवर करना, बहुत सुंदर। दूसरा बोलो अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर है? अफेक्टेड एरिया प्रभावित एरिया हो गया, और इफेक्ट मतलब सब परिणाम हो गया। बैठ जाओ चलो, ये सब घर पे जाके दोहराते तो सब याद हो जाता, ऐसी बात नहीं थी कि नहीं याद होता। चलो जी पीछे दुख हो जाओ। कहो बोलो इंश्योर और अस्योर में क्या अंतर है? बहुत सुंदर। बोलो डिंजी, डिंजी वाटर। बैठो चलो पीछे तुम खड़े हो जाओ। ग्रेटिफाई, डिंजी, इफेक्ट, इनमिटी, फ्लेक्सिबल। चलो तीनों खड़े हो जाओ। जो बेहतर बोलना चाहता है मैं पूछूं उसको सीधा साइनो बोलो। बोलो अस्योर का साइनो, प्रॉमिस करना है ना, इंश्योर करना, प्लेस करना, कंफर्म करना। अबेट का साइनो बोलो, डिमिनिश, लेसन, कम डाउन। बैठो बोलो नियत क्या है? बैठो। तो कल लेसन 2 याद करके आएंगे ना? चलो बहुत सुंदर। तो अब रोज रोज कहानी सुनाऊं या ऐसी बुलवा दूं? बुलवा देता हूं, कहानी को इम्प्रूव नहीं है, टाइम लगता है बहुत ज्यादा, है ना? ऐसी बुलवाता हूं जो कहानी तो बनाना आप दिमाग में, आप लोग कहानी रोमांस बनाना है ना। चलो एक बार बोलो मेरे साथ, कभी कभी कहानी सुना दिया करूंगा, टाइम लगेगा तो, ठीक है ना? चलो चलो बोलो अफ्लिक्ट, अफ्लिक्ट पीड़ा देना, अफ्लिक्ट कष्ट देना, कंफर्म पक्का करना, कंफर्म पक्का करना, कंफर्म आज्ञा मानना, कंफर्म आज्ञा मानना, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल समतल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट, इम्प्लाई सूचित करना, इम्प्लाई बताना, इम्पोज थोप देना, इम्पोज लगा देना, इन्फ्लिक्ट दंड देना, इन्फ्लिक्ट कष्ट देना, इंट्रिकेट उलझा हुआ, इंट्रिकेट जटिल, इंट्रिकेटेड एरिया जटिल एरिया, इंट्रिकेट जटिल, इरिगेट सिंचना, इरिगेट सिंचना, इरिगेट सिंचना, लैप समाप्ति, लैप बीतना, लुमिनियस चमकीला, लुमिनियस चमकीला, मैलिस द्वेष, मैलिस द्वेष, मार्शल लड़ाकू, मार्शल युद्ध संबंधी, मिसलेनियस मिला हुआ, मिसलेनियस अनेक प्रकार का, ओवरवेलमिंग फैला हुआ, ओवरवेलमिंग बहुत ज्यादा, ओवरवेलमिंग बहुत ज्यादा, फेनोमेनन घटना, फेनोमेनन घटना, प्रेजुडाइस पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइस भेदभाव, सप्लीमेंट पूर्ण करना, सरमाइज अनुमान लगाना, सरमाइज गेस करना, वर्टिकल लंब रूप, वर्टिकल लंब। ठीक है, इसको याद करिएगा। लो बुक किसका है? चलिए बहुत सुंदर। अब आ जाइए वोकैब जो है ना, हर दिन वोकैब के टच में रहो, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा वोकैब, क्योंकि आपको मल्टी टैलेंटेड बनना है। और आप लोगों ने ऑनलाइन सिनोनिम्स एंटोनिम्स मंगवा लिया होगा? ऑनलाइन लिया है?
ऑफिस में नहीं मिलेगा, ऑफिस में ले गया था दोनों किताब। अच्छा, एंटोनियस भी तो आ ही गया होगा, तब आजकल में आ जाएगा, आजकल में आ जाएगा। चलिए ऑक्सिलरी वर्ब ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब, और वर्ब में दो तरह का था, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब में कहा था कि ट्रांजिटिव क्या है, रेगुलर क्या है, इरेगुलर क्या है, फोनाइट क्या है, नॉन फोनाइट क्या है, इसे पूरा चर्चा हो गया था। जेरेंड इन्फिनिटिव पार्टिसिपल सब पढ़ लिया आराम से, समझ में अब हमको आ गया कि इन्फिनिटिव क्या है, जेरेंड क्या है, पार्टिसिपल क्या है, राइट। सबका यूज करना भी आपको अब आ गया होगा, बहुत अच्छी बात। अब क्या है कि अब पढ़ना कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, जैसा कल हमने घोषणा किया था कि आने वाले दिनों में जैसे चैप्टर समाप्त होगा 10 से 15 क्लास का 1000 से 2000 क्वेश्चन, 5-6 हजार क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिसके तहत आप एग्जाम में बिल्कुल हलवा लगेगा आपको। तो जितना आप पढ़े हो उसी का प्रैक्टिस वे में एग्जाम में कैसे पूछता है। अभी जो एग्जाम्पल है वो आपका चैप्टर वाइज है, तो उसमें भी दिमाग खुल रहा है आपका। तो आप प्रश्न होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स में क्या अंतर है। हालांकि सबको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, उसमें हम 3 नाम रखे थे, प्रिंसिपल, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। तो पहले हम चर्चा करेंगे प्रिंसिपल का, कि प्रिंसिपल क्या होता है, राइट, मतलब मुख्य क्रिया क्या होता है। तो एक बात आज आपको फिर बोलता हूं, उसको लकीर बांधना। इस दुनिया में मेन वर्ब जो होता है वो सब पे शासन करता है, जो मेन वर्ब होता है वो सब पे राज करता है, यानी मेन वर्ब हर किसी पे राज करता है। और ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक क्रिया। अब सहायक का मतलब होता है नौकर। कोई व्यक्ति आपसे पूछा कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर है, तो मेन वर्ब का मतलब होता है जो सेंटेंस का मालिक होता है, और ऑक्सिलरी जो होता है उस वर्ब का नौकर होता है, उस वर्ब का नौकर होता है। अब एक वाक्य सुनिए, मान लेते हैं कि आपने दिल्ली में रहा, आप बड़े बाप के बेटे हो, तो आपके पिताजी ने आपके साथ एक नौकर भेज दिया कि मेरे बेटा को खाना बनाएगा, खिलाएगा, तो मेरा बेटा पढ़ेगा। क्लियर है। अब मान लो तुमको एक फ्लैट भी खरीद दिया, पापा ने, जाओ रेंट पे नहीं देना, मेरा फ्लैट है। अब तुम्हें एक नौकर मिला हुआ है, तो तुम्हारे सामने नौकरी क्या है, तो कुछ नहीं, जीरो। अब मान लो नौकर घर का नौकर है, लेकिन तुम चला है कोचिंग, तुम्हारे पीछे में तुम्हारा किताब, तुम्हारा सोफा, तुम्हारा बेड सब पे बैठ के खेल रहा है, कुछ और भी काम कर रहा हो सकता है, तो कुछ भी करे वो। जब तुम एब्सेंट हो तो घर का मालिक कौन बन गया, जब तुम नहीं हो। समझ पा रहे हो। यानी कि जहां जहां मेन वर्ब का भाव होगा वहां वहां ऑक्सिलरी वर्ब का वर्चस्व होगा, समझ बात को। और वही ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की भूमिका में होगा। वही देखो, जब मान लो तुम आ गया कोचिंग पढ़ने, तुम्हारा नौकर घर पे है, कोई व्यक्ति नॉक किया दरवाजा, अब नौकर यहाँ बोल का बात है बता, तो समझेगा ना कि भाई तुम, मैं ही मालिक हूं, बता। समझ बात को ना। यानी कि जब मेन वर्ब एब्सेंट है तो वही ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन जाएगा, मेन वर्ब बन जाएगा। यानी दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा जिसमें मेन वर्ब नहीं होगा, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब बन जाए मेन वर्ब, चाहे उसमें ऑक्सिलरी वर्ब खुद ही आ जाए। ये बात समझ आया। यानी वही ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की भूमिका में भी होता है। क्लियर, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी जितना भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो सब मेन वर्ब का काम कर सकता है। क्लियर। अब वो सर इज करेगा, बिल्कुल करेगा, आर करेगा, सब करेगा, हैज करेगा, सब करेगा, हैव करेगा, सब करेगा। जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं सारे ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम भी कर सकते हैं। क्लियर। यानी ऑल ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। यानी ऑक्सिलरी वर्ब जैसा भी काम करेगा मेन वर्ब जैसा भी काम करेगा। जब मेन वर्ब मौजूद हो गया तो वैल्यू फिर खत्म, मेन वर्ब एब्सेंट, मेन वर्ब बन जाएगा। समझ बात को। चलिए, लेकिन इसको बड़ा सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, बड़े आराम से, बड़े प्यार से इसे लिखते हैं, समझते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब है प्रिंसिपल, ऑक्सिलरी, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स, ये सब लिखा हुआ है। ये सब पढ़ने में हम लोग कम से कम तो 4-5 क्लास लगेगा। अभी ये टूर समाप्त करना लगेगा 4-5 क्लास, 3-4 क्लास इसमें लगेगा, एक क्लास इसमें लगेगा, आधा क्लास इसमें, तो मान लो 3-4 4.5 क्लास, 5 क्लास, तो ये आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। अभी तो हेडिंग बनाइए प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी बनाइए ऑक्सिलरी वर्ब। ये सब बड़े बारीकी से समझाऊंगा, पर लिखना पड़ेगा आपको, सिखाऊंगा आपको। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर। अब देखिए प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब का पूरा एक टाइटल है, थोड़ा इसको उतार लीजिए पहले, फिर समझाऊंगा क्या है मामला क्या है। ठीक है ना, पहले उतार लीजिए, या मैं समझा दूं पहले। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, ये V1 लिखा, V1 मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब प्लूरल। कोई भी चीज दुनिया में प्रेजेंट है इसका मतलब है कि वो प्लूरल है। V2 मतलब, V3 मतलब, V4 मतलब कॉन्ट नहीं, कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। और V मतलब प्रेजेंट और सिंगुलर। ठीक है। और ये सारे वर्ब टू बी, वर्ब टू बी का मतलब होना,
टू डू मतलब करना, टू हैव मतलब रखना, टू नीड मतलब जरूरत, टू डेयर मतलब विल मतलब इच्छा। ठीक है, तो ये सारे वर्ब ऐसे लिखने हैं आपको सभी फटाफट। इसको कॉपी करिए, ये पूरा चार्ट को बनाइए, फिर आराम से बात करता हूं आपसे। पूरा चार्ट आराम से कॉपी में नोट डाउन करिए। कॉपी कर लिया आप सबने? आराम से कॉपी करिए। सब सही चल रहा है ना? है अब गर्मी कहाँ लग रहा है क्लास में? गर्मी की शिकायत नहीं कर सकते आप बाहर, तो इसलिए यहीं पड़े रहो। चलो अब इसको उतार लिया। अब देखो आराम से पहले जो कहता हूं सुनो उसको बहुत बारीकी से। अब थोड़ा क्लास पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। कॉपी किया? फाइन। चलिए बड़े बारीकी से देखिए वर्ब टू बी। अब देखो हमने फिर से एक बात बोल रहा हूं, कोई व्यक्ति पूछा ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है, तो जस्ट बताया आपको कि भाई ऑक्सिलरी वर्ब नौकर होता है, मेन वर्ब मालिक होता है। तो फिर सुनिए, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, तो जिसका वैल्यू खत्म होगा उसका कोई नाम नहीं होगा। जिसका वैल्यू खत्म हो उसका कोई नाम, उसकी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं होगी, नाम नहीं होगा, इज्जत प्रतिष्ठा नहीं होगा। तो जो इज्जत प्रतिष्ठा ही नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो वैल्यूलेस है, तो उसका हिंदी कुछ निकलेगा? कुछ नहीं, मीनिंगलेस। क्या होगा? मीनिंगलेस, मीनिंगलेस। लेकिन जैसे ही वो मेन वर्ब में आएगा तो मीनिंगफुल, जैसे ही मेन वर्ब आया तो मीनिंगफुल। तो सबसे बिना कुछ समझे बिना कुछ बुझे एक नोट लिखो, NOTE, नोट लिखो। नीचे लिखो, नीचे लिखो, नीचे नोट, हिंदी बोल रहा हूं, लिखो ऊपर लिखे सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग। ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड। ऊपर लिखे सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग, अंग्रेजी भी बोल दूंगा, पहले हिंदी लिख लो। ऊपर लिखे सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग
ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। ऊपर लिखे सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ, ऑक्सिलरी को शॉर्ट में ए भी लिखिए और मेन वर्ब को एम भी लिखिए, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है, लिखा NOT2 नोट नंबर 2। जो मैं बोला उसको पहले अंग्रेजी बोल देता हूं, कुछ बच्चा नहीं लिखा है। ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, जब ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो मीनिंगलेस होता है। जब ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो मीनिंगलेस होता है, और जब यह मेन वर्ब जैसा काम करता है तो मीनिंगफुल होता है। जब यह ऑक्सिलरी वर्ब जैसा होता है तो मीनिंगलेस होता है। जब इसका काम, जब यह ऑक्सिलरी वर्ब जैसा यूज होता है तो मीनिंगलेस होता है। जब यह ऑक्सिलरी वर्ब जैसा काम करता है तो मीनिंगलेस होता है, और जब यह मेन वर्ब जैसा काम करता है तो मीनिंगफुल होता है। जब यह ऑक्सिलरी वर्ब जैसा काम करता है तो मीनिंगलेस होता है, और जब यह मेन वर्ब जैसा काम करता है तो मीनिंगफुल होता है। बोलो बात समझ आया? जब यह ऑक्सिलरी वर्ब है तो मीनिंगलेस, और जब यह मेन वर्ब है तो मीनिंगफुल। यह बात समझ आया? आगे बढ़ो। अब अगला कॉन्सेप्ट समझने प्रयास करो, क्या कहना चाहता हूं वो समझो, और उसको समझने के तुम्हें बोर्ड पर आना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बोर्ड क्या कहता है, पहले ध्यान रखना बोर्ड पे। पहला पॉइंट, एक लाइन ऑलवेज याद रखो कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है। क्लियर? बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस हो सकता है लेकिन बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता। क्लियर है? वापस आइए। अब ये दो चीज सिखाया कि बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होगा। एक फोकस करिए, जैसा हमने कहा, एक एग्जांपल दिया कि आई हैव गॉन देयर, आई हैव, और एक एग्जांपल दिया हमने, आई हैव अ कार, आई हैव गॉन देयर, आई हैव अ कार। लिखते रहिए, समझते रहिए फटाफट। हाँ, तो लिखते भी रहना, समझते रहना है। अब आप बताइए, आई आपका सब्जेक्ट है कि नहीं है? अब हैव नहीं पता क्या है, गॉन क्या है वर्ब का, और देयर हो गया अदर वर्ड। आई सब्जेक्ट, हैव नहीं पता, आ कार पता है कि नाउन है। अभी हैव ऊपर भी है, हैव नीचे भी है। अब आपको बताना है कि कहां पे हैव मेन वर्ब है और कहां पे हैव ऑक्सिलरी वर्ब है। क्लियर? तो एक लाइन हमने कहा था, अभी लिखवाऊंगा भी, कि जब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो लिखो नोट नंबर 3। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। अब देखो, इस ऑक्सिलरी का नाम क्या हो जाएगा? अब कोई व्यक्ति पूछे कि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी में क्या अंतर है, तो पता चल गया ना, दोनों एक नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब में पूरा आता है और ये कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो उस केस में क्या होगा? ये मीनिंगलेस। तो लिखिए, वैसी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब मीनिंगलेस होता है। बिल्कुल उंगली पकड़ के चला रहा हूं। हाँ, वैसी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब मीनिंगलेस होता है। वैसी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब मीनिंगलेस होता है। वैसी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब मीनिंगलेस होता है। वैसी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बेटा? मीनिंगलेस होता है। बात पकड़ में आया? तो हमने कहा कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन जाता है, और वह हेल्पिंग क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस। अब बोलो, हैव का हिंदी क्या होता है? रखना। तो बोलो, यहां पे रखना हिंदी हो रहा है ऐसा, मैं रखता हूं गया वहां, नहीं ना। यानी बोलो, ये बेचारा हैव होते हुए भी अपना अस्तित्व खो दिया। इसको वैल्यू, तो बोला मैं गया वहां। इसको मतलब, तो ये आया क्यों? इसकी मदद करने के लिए कि मैं रहूंगा सर, आपकी सेवा पानी करूंगा, क्योंकि आप मालिक हैं, आपके पीछे एक बॉडीगार्ड चाहिए। भैया,
इसका मतलब एक रहस्य खुल के आ रहा है, और रहस्य खुल के आ रहा है ये गौण है क्या? इसका मतलब V3 कभी अकेले संभव, NOT नोट अगला, V3 एंड V4, V3 एंड V4, V3 एंड कभी अकेले संभव नहीं है। इसका प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। V3 एवं V4, V3 एवं V4 कभी अकेले संभव नहीं है, कभी अकेले संभव नहीं है। इसका प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा, इसका प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा। अब बोलो राइटिंग करो, स्पीकिंग करो, गलती भी होगा। अब देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब, और ये MB होगा V3 और V4। ये आजीवन सत्य है कि नहीं है? अब कोई लड़का तुम्हारे सामने अंग्रेजी आज से पहले बोलता, 1 घंटा पहले बोलता, आई गॉन देयर, और पढ़ा लिखा इंसान होता, सूट पहन रहता, तो ये बोल रहा होगा अंग्रेजी कुछ तुम्हें मुद्दा। तो होता क्या है कि जब व्यक्ति अनजान होता है तो किसी की बात को मान लेता है। क्रांति तब घटती है जब आप ज्ञानवान बनेंगे। आप पर कोई शासन तब करेगा जब तुम अज्ञानी होगे। इसलिए भारत गुलाम था, क्योंकि भारत में एजुकेशन रेट बहुत कम था। जागरूकता बढ़ी, लोग हो गए स्वतंत्र हो गए, और मैं तो क्रांति फैला ही रहा हूं। इससे आसान क्या अंग्रेजी बताओ जरा, इससे आसान अंग्रेजी होता है कुछ भी? अब जागरूकता का मतलब कि आपको जगा दे। तो बड़ा चीज नहीं बताया मैंने, ये बचपन का चीज, क्लास 1-2 का खेल है, लेकिन आज जाके आप सीखे हो कि अच्छा अब कॉन्फिडेंस। जब किसी की कमजोरी जान जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं उसको हिला दूंगा। अब पता चल गया कि V3 कोई आई कौन बोलेगा तो गलत। किसने बोल दिया यस यस आई कमिंग, हट। कौन मास्टर तुमको बोलता कि स्पोकन में सही है और स्पोकन में गलती हो? संदीप बोलता कि अंग्रेजी तुम बोलो गलती। तो बदनाम ना करो, अभी अच्छा पढ़ाता है तो सर मेरा शिष्य है बेटा, ऐसा गलत मत करो। क्योंकि जो यहाँ पे टीचर अगर है तो जो मेरे अंडर में काम कर रहा है तो वो ट्रेंड होगा, नहीं आएगा सीधा मेरे से पहले पूछेगा तब पढ़ाएगा, लेकिन गलत नहीं पढ़ाएगा, ध्यान रखिए। हाँ तो मजाक मत करिए, बच्चा 5 बच्चा सुन रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब, तो V3 और V4 कभी अकेले संभव। अब दुनिया का जितना V4 V3 बोलो, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही, चाहे एक्टिव हो, चाहे पैसिव हो, चाहे टेंस हो, चाहे वॉइस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे दुनिया कोई स्ट्रक्चर हो, चाहिए ही। इतना समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल आप बोलिए, ही हैज, आप कुछ भी बोलो ना, क्या आई एम कमिंग, यहां देखो आई एम कमिंग, यहां में लिखो ना आई एम कमिंग, यहां पे और दूंगा अभी। थर्ड फॉर्म कहां का आएगा? परफेक्ट में आएगा, हैव या हैड लगेगा। V4 कहां है? कॉन्टिन्यूस में आएगा, या पैसिव वॉइस में आएगा। यू आर बीटेन, और देखो भाई यू आर बोलते ना, यू आर बीटेन, यू आर बीटेन, तो आया कि नहीं आया? यू आर बीटेन V3 है कि नहीं है? समझा? तो पहला पॉइंट समझ में नहीं आया, तुम्हें आया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है। अब नीचे आ जाए, नीचे आ जाइए। अब ये लिखो एग्जाम्पल, ये बहुत सुंदर स्ट्रक्चर लिखा, स्ट्रक्चर लिखो ना, तो स्ट्रक्चर एग्जाम्पल लिख लो, लिखते रहो, समझते रहो। आज सिर्फ काम कर रहा हूं ऑक्सिलरी वर्ब पे, और हर चीज हर दिन आपके झोली में कुछ कुछ डाल रहा हूं। हाँ, एवरी डे आपको नॉलेज मिल रहा है। और पढ़ने का मतलब जो हम लोग पढ़ते थे ना, तो जैसे कोरा जाते थे वैसे कोरा आते थे। सत्य बता रहा हूं, हमने करीब अपने लाइफ में 10 जगह कहीं ना कहीं कुछ कुछ पढ़ा होगा। जैसे गए कोरा कागज वैसे ही प्लेन होकर वापिस आते थे। हम ये सोच रहा कि हम पढ़े क्या, आज सीखे क्या। मन निराश, हताश, परेशान। पहले टीचर इतना ज्ञानवान नहीं था। आप लोग बड़े किस्मत हो, खुशकिस्मत हो कि आपको टीचर अच्छा मिल जा रहा है। बस ना, हम लोग के स्कूल में मास्टर पैर दबाता था, सेवा करवाता था। हाँ, अब बच्चा में कहां जाएगा? अब जा आजकल जितना फैसिलिटी हो गया है उतना नहीं था पहले। अब 17 से ना हो बेटा, 2 साल पहले 18 से, तब कोरोना में ज्यादा बढ़ा है। नहीं 18 से मेरा चल रहा है 17 से, और मार्केट में 18-19 से। मेरा ऑनलाइन 17 चल रहा है। चलिए क्या लिख लिया? यू आर बिटेन,
अभी नीचे आ जाइए, अब आई हैव अ कार पे आते हैं। आई हैव अ कार पर देखिए, अब समझ, आई हैव अ कार। अब हैव के बारे में ज्ञान हमको नहीं है, ठीक। अब इतना पता है कि आई सब्जेक्ट है, कार तुम्हारा नाउन है, राइट। अब बताओ कि हैव, आई हैव अ कार, तो यहां पे देखो तो रखना का सेंस आ रहा है, तो आई हैव अ कार, मेरे पास ये कार है, तो मीनिंगफुल हुआ कि नहीं हुआ? हैव तो ही वाला है, लेकिन मीनिंगफुल तब हुआ तेरी अर्थी सजावे उते। नोट नेक्स्ट लिखो, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ज्यादा है, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, बल्कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की भूमिका निभाता है। बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की भूमिका निभाता है, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। अब देखिए यह ऑक्सिलरी वर्ब क्या कहलाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? मेन वर्ब कहलाएगा। अब आई हैव अ कार, बोलो ये मेन वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? ना जी, क्योंकि मीनिंगफुल हो गया। क्लियर? अब एग्जाम्पल लिख लिया है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से और खेलते हैं आराम से। आज पूरा क्लास हेल्पिंग वर्ब पर ही टिका हुआ होगा, आज हर चीज बारीकी सिखाऊंगा, बताऊंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा, पूरा ज्ञान होना चाहिए सबके पास। अब देखो कौन से एक सेंटेंस है, हमने बोला आई हैव अ कार, ऐसा मत सोचना कि बार एग्जाम्पल ही क्या, तुम जो चाहो सो एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाया हमने, पहला बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, शांत रहिए, क्योंकि आप गलत बोलेंगे दूसरा बच्चा इंपैक्ट हो जाएगा उससे। आई डोंट हैव अ कार या आई हैव नॉट अ कार। अब आई हैव अ कार का दो नेगेटिव बनाया मैंने, आई डोंट हैव अ कार या आई हैव नॉट अ कार। तो जरा बताइए फर्स्ट राइट में कितने बच्चे होंगे, सेकंड राइट में, और कुछ बच्चे ने उठाया ही नहीं है। दोनों सही में कितने लोग, दोनों गलत में। देखो बेटा, दोनों गलत नहीं हो सकता और दोनों सही भी नहीं हो सकता। तो पहला एग्जाम्पल जो है तुम्हारा सही है और दूसरा एग्जाम्पल गलत। अब ऐसा क्यों है वो समझो। अभी लगा कर किताब में सही लिखा है, किताब को काट दो, आज से पहले नहीं पढ़ा था किताब, अब पढ़ो हो। अब समझो मामला क्या है, पहले प्रूफ कर दो ना, मेरी बात नहीं मानो ना, प्रूफ करो पहले। बोलो आई हैव अ कार, यहां पे हैव काम क्या कर रहा है? मेन वर्ब का मतलब मालिक, मेन मतलब मालिक, और मालिक समान होता है, समान होता कौन है? नौकर। तो नॉट क्या है? समान है, लगेज है। अब बताओ हैव को मैं कुछ घटा दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं आई कीप अ कार, तो आई कीप अ कार चाहे हैव अ कार एक ही बात है कि नहीं है? तो क्या तुम आई कीप नॉट करते? आई कीप नॉट करते जी? यानी मेन जैसे बोलते हो आई हैव अ कार, या बोलते आई गो देयर, तो गो मतलब जाना, है मतलब रखना, दोनों मेन हो रहा है कि नहीं है? ये अभी भी बना और ये भी, तो क्या नेगेटिव बोलते हो आई गो नॉट देयर? क्यों? जब आई हैव नॉट ए कार हो सकता है तो फिर आई गो नॉट क्यों नहीं हो सकता? बोलो क्या गलती पूछा? अगर कोई किसी बच्चे ने तुझसे पूछ दिया कि आई हैव नॉट ए कार सही है, तो ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर आई गो नॉट भी सही है। आई हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया मेन वर्ब, नॉट हो गया नेगेटिव, और देयर हो गया वहां। आई गोंट देयर, आई गो नॉट देयर, कभी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? तो एक नोट यहां लिखना पड़ेगा ना कि मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। लिखो, यही बच्चा कंफ्यूज करता है, मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, यानी कि जो मेन वर्ब होगा
उसके साथ आपको नॉट नहीं लगाना है। नॉट लगता कहां है भाई? हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब डू या डज आता है, इसलिए आई डू नॉट हैव अ कार 100% राइट है। अरे बुक को फाड़ो आप, धर्मेंद्र सर से दीक्षा ले रहा है, बाकी सब छोड़ो। क्या मेरे बुक में नहीं होगा? देखो जो पढ़ाता हूं किताब में नहीं मिलेगा, ये सब ध्यान रखो। जो पढ़ाता हूं वो कॉन्सेप्ट अलग होता है, किताब लिखने कॉन्सेप्ट अलग होता है, समझो। किताब होता है दुनियादारी के लिए, यहां तुम पैसा 11,000 दे रहा है, यह चीज अगर 300 की किताब मिल जाए तो यहां फायदा क्या है? समझो ना, इंग्लिश एक फॉरेन टंग है, फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा सीख रहे हो, इसमें कोचिंग करना जरूरी होता है। ये मैथ नहीं कि 2 + 2 4 ही होगा, यहाँ पहुंचे कहीं और पढ़ो। यहाँ पे 2 + 2 का कुछ और हो जाएगा, 2 × 2 कुछ और हो जाएगा, 2 और 2 कुछ और हो जाएगा। मैंने बात को ना अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर मैं आता आई डोंट हैव अ कार, तो आई हैव नॉट अ कार गलत हुआ साबित। अब यहाँ पे एक समस्या और पैदा हो जाएगा। समस्या नंबर 2 है, फिर समस्या का निपटारा। पहला चीज, अब हमने कहा यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ, आप बताओ सबसे पहले यस यू, 21 टेंस का सेंटेंस, खड़े हो जाओ। 21 टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कौन सा? सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, क्या? बैठ जाइए। कितने लोगों को लगता है कि सिंपल प्रेजेंट का हाथ उठाइए? कितने लोगों को लगता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हाथ उठाइए? तुम्हें कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? गलती, आज से पढ़ना। टेंस का मतलब समझो, टेंस का मतलब पता है क्या होता है? टेंस बराबर वर्ब, टेंस बराबर वर्ब, टेंस का मतलब वर्ब होता है। तो सबसे पहले इसमें वर्ब पहचानो। वर्ब कौन है? आर देखो तो चार्ट में कहां है? V1 में, V2 कहां है? V1 में है, V1 में है ना, यानी कि यहां पे आर बोलो V1 है कि नहीं है? और V1 का मतलब कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अरे एक ही बात है, समझ में आया मुद्दा? तो कॉन्टिन्यूअस हुआ क्या ये? तो कॉन्टिन्यूअस मतलब V4 होगा ना, यहां इससे प्रेजेंट हुआ। अच्छी बात, वापस आ जाओ। अब यहां समस्या ये है कि ये जो आर है, ये आर बोलो मेन वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि रूल क्या कहा गया कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या प्रयोग कर दिया जाए तो नाउन है कि नहीं, तो ये क्या बन गया? मेन वर्ब। आप प्रश्न उठता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनेगा मेन वर्ब, इसको कहते हैं वर्ब टू बी। टू बी का मतलब होता है होना, और जहां बीइंग का बोध होता है, एक्शन नहीं है इसमें, एक्शन होने का, जहां एक्शन नहीं होता उस केस में जहां होने का होता है वो मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब दोनों समान हो जाता है, क्योंकि होने का बोध कराएगा, हर परिस्थिति में होएगा ही होएगा। तो लिखो अगला नोट, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब होता है। 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 इसके साथ वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब होता है, इसके साथ नहीं, ऐसे लिखो, वर्ब टू बी एक कमजोर होता है, इसको नेगेटिव बनाने पर, इसका नेगेटिव बनाने पर, इसका नेगेटिव बनाने पर नॉट का प्रयोग इसी के साथ करते हैं। इसका नेगेटिव बनाने पर नॉट का प्रयोग इसी के साथ करते हैं, चाहे मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब। इसका नेगेटिव बनाने पर नॉट का प्रयोग इसी के साथ करते हैं, चाहे मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब। इसका नेगेटिव बनाने पर नॉट का प्रयोग इसी के साथ करते हैं, चाहे मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब। इसका नेगेटिव बनाने पर नॉट का प्रयोग इसी के साथ करते हैं, चाहे मेन वर्ब हो या, अब बोर्ड पर ध्यान रखिए। तो हमने कहा यू आर ए स्टूडेंट, जब इसका हम बनाएंगे नेगेटिव तो क्या बनेगा बाबू? यू आर नॉट अ, तो बोलो यहां भी आर मेन वर्ब है कि नहीं है? तो कोई व्यक्ति पूछे कि मेन वर्ब में नॉट लगता है नहीं लगता है, तो तुम किसी को चाप सकते हो कि वर्ब टू बी में लगता है। वर्ब टू बी में एक क्यूज हो गया, खेल हो गया, एक मजा आ गया। जैसे मेन वर्ब में नॉट कभी नहीं लगता, लिखवाया हूं मैं, लेकिन एक जगह लगता है जब वो वर्ब टू बी का काम करता हो, और टू बी मतलब बीइंग वर्ब, बीइंग वर्ब वीक वर्ब, कमजोर वर्ब है, तो वीक वर्ब साथ लगता है। क्लियर? ये हो गया दोनों मेन वर्ब। अब बात करते हैं दूसरा एग्जांपल, जैसे बोला यू आर गोइंग टू मार्केट, तो कोई व्यक्ति पूछे गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट। अब बताओ यहां पे आर हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है?
नॉट यहां भी लग जाएगा, यू आर नॉट गोइंग टू मक इट, बोलो, यू आर नॉट गोइंग टू मक इट। वेरी सिंपल क्लास। यहां जो बच्चा अंग्रेजी नहीं सिखाना, फिर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कोई मास्टर है जो सिखा पाएगा उसको। पकड़ पा रहे हो? तो अब समझ मुझे खुले खुले से दिमाग खुल गया। अब एग्जाम्पल और देखने का, इतना काम चल गया हम लोग को, ठीक है, अच्छी बात। अगला पॉइंट देखिए, लिख लिया था। अगला एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आई हैड माई लंच, आई हैड माई लंच। अब हाथ उठाइए आप सब लोग और बताइए कौन सा टेंस का सेंटेंस है ये। कितने लोग पास्ट इंडेफिनिट के हैं, कितने लोग पास्ट परफेक्ट के हैं? और आप बताओ पास्ट परफेक्ट कैसे पता चला आपको? हैड लगा है, जरा चार्ट देखिए, चार्ट, और चार्ट देख के बताइए कि हैड कहां कहां लगा है, V2 में भी और V3 में भी। और आपने कहा कि सर ये हैड लगा इसलिए परफेक्ट है, इसका मतलब आप इसको V3 मान रहे हो। और पॉइंट बताया था कि V3 कभी अकेला, हैड कभी अकेला, तो बोलो यहां पे हैड V2 है कि V3 है? V2। और V2 है तो किस टेंस में हुआ? सिंपल। समझ रहा मुद्दा? V3 कभी अकेले आता है, अकेले। चार्ट देखो, चार्ट देखो आराम से। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, हैड प्लस, तो हैड के बाद V3 कहां है? माई लंच, ये तो नाउन है। और कहा क्या गया? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यदि नाउन का प्रयोग किया जाए तो बन जाता है मेन वर्ब। और मेन वर्ब है तो इसका हिंदी वो रखना चाहे खाना, तो रखना या खाना मीनिंग होगा। तो हैड यहाँ पे V3 अगर होगा तो इसका नौकरवा कहां गया? तो नौकर नहीं है, तो फिर यह हैड V2 काम करेगा, और V2 करेगा तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट। पकड़ पा रहे हो? देखो एरर पकड़ना तुम्हारा काम है, मेरा काम है तो रहस्य खोल देना। तो मैं रहस्य खोल रहा हूं, बस में ना पूरा पर्दा हटा दे रहा हूं ताकि वो समझ बन जाए, इंग्लिश कॉन्सेप्ट बन जाए, ठीक है ना? उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट नहीं, यहां ध्यान दो। अब ये बात समझ में आ गया। अब इसका बनाना है नेगेटिव। क्या बनाना है? नेगेटिव। तो क्या हेड एंड कर दूं, क्योंकि ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब नॉट, तो करना पड़ेगा आई डिडंट हैड, डिडंट हैड V1। और V1 क्या होता है? अब समझ में आया? आई डिडंट हैव माई, मामला खुल रहा है रहस्य पूरा। आई डिडंट हैव माई लंच, आई हैड माई लंच का नेगेटिव बनेगा आई डिड नॉट हैव माई लंच। समझ पा रहे हो ना? बच्चा पूछता है सर टाइम कितना लगेगा? टाइम मत देखो, पढ़ो पहले। टाइम के चक्कर में कोर्स समाप्त हो जाएगा, सीखोगे नहीं। तो आई हैड माई लंच का नेगेटिव हुआ आई डिडंट हैव माई लंच। तो आई डिडंट हैव माई लंच, ये सेंटेंस सही हो गया और यह सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है बाबू? सही। अब कहीं मिल जाए आपको कि आई हैड माई लंच, आई हैड माई लंच। अब बताइए कौन सेंस हुआ? ये वाला हैड कौन सा है? ये वाला हैड कौन सा है? V3। चार्ट में देखो, हैड प्लस V3। इसको कह सकते हो आई हैड टेकन माई लंच, आई हैड ईटेन माई लंच, आई हैड माई लंच। लोग बोलता है कि आज हमने हैड क्या प्रयोग पढ़ा। अरे बाबले, हैड कोई चीज नहीं होता। हैड क्या होगा? अरे हैड प्लस V3 है,
हैड हैड पढ़ लिया। हैड प्लस V3 आया। V3 को तुम हैड बोलो चाहे टेकन बोलो चाहे इटन बोलो, हाँ इटन टेकन, लंच को खाया। हैड मतलब हैड हैव जो है ना मल्टीपल वर्ड है, खाना पीना रखना सब होता है। बोलो चमत्कार हो रहा है तुम्हारे साथ? तो मैं मुद्दा तो कहने का सेंस ये है कि यहां तक आप सीख गए तो वापस आते हैं उस चार्ट की तरफ जहां चार्ट था आपका। ऐसी पढ़ाई सर, तो अब तक एक भी क्लास बताओ जिसने पढ़ा हूं। इसमें मजा इसलिए आ रहा है कि एक वन लाइनर है, तो वन लाइनर पढ़ने में सबको मजा आता है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे जब थ्योरी पढ़ाता हूं तो भी अच्छा लगता है, वैसे तुम लोग क्लास में प्रेजेंट रहोगे तब। अब यहाँ प्रेजेंट हो, माइंड कहीं घूम रहा है पार्क में, तो मजा नहीं आएगा। ताकि इतना धूप में पार्क में भी क्या करेगा, वापस आ जाओ। अब देखो बोर्ड पे, इसका मतलब कि V1 क्या है बेटा, और प्लूरल। ये देखो V5 क्या है, यानी आज के बाद कहीं भी एम आर, इज एम आर, डू डज, हैज हैव, नीड नीड्स, डेयर डेयर्स, विल विल्स मिलेगा। तो सबका टेंस कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या आपत्ति। ए V2 का मतलब यानी कहीं भी तुमको वाज, वेयर, विल लिखा मिल जाए तो कौन सा होगा, पास्ट टेंस। आई वाज देयर कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट। आई वाज देयर, यू वर देयर कौन सा होगा, सिंपल पास्ट टेंस। मत सोचना कि वाज मतलब कॉन्टिन्यूस, नहीं, कॉन्टिन्यूस तब होगा जब ING आएगा। कॉन्टिन्यूस परफेक्ट तब होगा जब ये V3 होगा। बाकी ये सब टेंस में दोबारा फिर से एक बार चर्चा की जाएगी। जब टेंस पर आता हूं तो फिर से वहां चर्चा करता हूं, क्योंकि इसके माध्यम से संदेश बनाया जाता है। क्लियर हो गया। यहीं तक पढ़ने के बाद नीचे जो पढ़ाया हूं सब वही सब लिखा हुआ देखो, दिखाओ। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब अदर वर्ब, यही में क्या हेल्प बन जाता है, V3 और V4 लिखा हुआ है। उस तरह सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब नाउन में मेन वर्ब V1 V2 V3, ठीक है, अच्छी बात। यहाँ V3 नहीं V5 होगा, यानी ये अकेले हो सकता है, ठीक है ना, वैसा जाओ। चलिए यहां तक काम खत्म हो गया, यानी कि हम लोगों का ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब समाप्त। अब शुरू क्या होगा, मॉडल्स। तो मॉडल्स नए दिन शुरुआत करेंगे हम लोग, है ना। क्या कर दूं बोलो ना, हाँ नहीं ऐसे नहीं मजा आता। अब एक चीज बात पह रहा हो, अब मॉडल्स अगले